हेलो, नमस्कार। अ, आज का जो सेशन है उसमें मैं इम्यून सिस्टम पे बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस समय का जो टाइम चल रहा है, कोरोना या कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, इस बीमारी का कारण जो है मेन बताया जा रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना है। अच्छी इम्यूनिटी जिन लोगों की नहीं है उनमें ये ज़्यादा घातक हो रहा है। तो आज का जो टॉपिक मैंने तैयार किया है, जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि योग द्वारा इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए जो है, इम्यून सिस्टम पे आने से पहले पहले तो मैं ये बात करूँ कि स्वास्थ्य जो है, पूर्ण रूप से स्वास्थ्य क्या है। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो परिभाषा स्वास्थ्य की दी है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना स्वास्थ्य नहीं है, अपितु शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों स्तर से व्यक्ति का स्वस्थ होना स्वास्थ्य कहलाता है। तो ये WHO की डेफिनेशन है। और जब इनमें किसी भी रूप से विकृति आ जाती है, या मानसिक रूप से आए, शारीरिक रूप से आए या आत्मिक रूप से आए, किसी भी प्रकार से अगर व्यक्ति में विकृति उत्पन्न हो जाती है तो उस विकृति को ही हम जो है बीमारी कहते हैं। और इस विकृति को बचाने के लिए हमारे शरीर में प्रकृति ने एक सिस्टम तैयार किया है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम, जिसको प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम तैयार किया है नेचर ने, जो बाहर से आने वाली जितनी भी पैथोजेंस हैं, जो फॉरिजन पार्टिकल्स हैं, जो हमारी बॉडी जिनको एक्सेप्ट नहीं करती है, इस तरीके के जो पार्टिकल्स बॉडी में आ जाते हैं, उनको एक्सक्रीट करने के लिए या उनको डैमेज करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम तैयार हुआ है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम, तो आप समझ गए, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का वह तंत्र है जो बाहर से आने वाले फॉरिजन पार्टिकल्स या शरीर में ही उत्पन्न होने वाले विषाक्त पॉइजनस जो एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट को बॉडी से एक्सक्रीट करने, उनको बॉडी से बाहर करने या उनको न्यूट्रलाइज करने का जो काम करती हैं, उनको, उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को इम्यूनिटी कहते हैं। और जिस तंत्र के द्वारा, जिस सिस्टम के द्वारा इस इम्यूनिटी को तैयार किया जाता है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब दो प्रकार का इम्यून सिस्टम जो है बताया गया है, अलग अलग किताबों में अलग अलग से है, एक ही बात है अगर हम किसी भी तरीके से पढ़ें। तो इम्यून सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ आपको, दो तरीके का इम्यून सिस्टम है। एक तो है इनेंट या इनहेरेंट जिसको कहते हैं, और दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरेंट सिस्टम वो है, ये एक टाइप का नॉन स्पेसिफिक है, ये किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए, पर्टिकुलर पैथोजेंस के लिए नहीं है, जो एक मोटा मोटा काम करता है। तो उसमें जैसे जो इनेंट जो इनेंट प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर का है, उसमें सबसे पहला आता है जैसे कि हमारी स्किन। बाहर से आने वाली जितने भी आघात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको रोकने का काम हमारी स्किन करती है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर ना घुस पाए। इसके अलावा अगर कोई अंदर, अब इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर जो है पैथोजेंस जो जाने का, जो जर्म्स जाने का जो सोर्सेज सबसे ज़्यादा जो रूट हैं, उनमें हमारी नोज़ हो गई, हमारे माउथ हो गए, हमारी एयर्स हो गए, आईज़ हो गई। इस तरीके से जो है अलग अलग जगह हैं। तो प्रत्येक जगह जो है प्रकृति ने एक हर चीज़ तैयार की है ताकि बाहर से आने वाले जो पॉइजनस हैं उनको रोका जा सके। जैसे हमारा माउथ है, माउथ में सलाइवा है, तो कोई भी अगर फूड के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हमारे माउथ में एंटर हो जाता है कोई बैक्टीरिया या वायरस या फॉरिजन पार्टिकल्स, तो जो सलाइवा है वो सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे माउथ में 3 ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से निकलने वाला जो सिक्रीशंस उसको सलाइवा कहते हैं। तो उस सलाइवा से जो है डैमेज हो जाती हैं जो भी बाहर से आने वाला फॉरिजन पार्टिकल्स है। एक तो माउथ हो गया, सेकंड हमारी नोज़ है। नोज़ में जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो इनहेल करते समय जो है एटमॉस्फेयर से बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस या
माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है हमारी नोज़ के जो आउटर पार्ट है उसमें हेयर होते हैं, बहुत से बाल होते हैं जो कि जो मोटा मोटा डस्ट होता है उसको रोक देते हैं। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक सिक्रीशंस निकालती है जो जिसको म्यूकस कहते हैं। तो बाहर से जो भी वायरसेस वगैरह अंदर एंटर करते हैं वो म्यूकस उसको जो है अपने में उलझा देता है, और उसके बाद हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं नोज़ से। तो नोज़ हो गया। आइज़ हैं, आइज़ में जो है टेयर, हमारे जो आंसू निकलते हैं, वो किसी भी चीज़ के आपने देखा होगा कि आपको कोई भी इरिटेटिंग चीज़ अगर आंख में गई तो तुरंत आंसू निकल जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो बाहर से आने वाली जो चीज़ें हैं वो आंसू उनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक्सटर्नल बैरियर्स टाइप का जो बॉडी में है, स्किन हो गया, माउथ में जो सलाइवा हो गया, नोज़ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, आइज़ में जो टेयर्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बाहर की जो जर्म्स हैं उन जर्म्स को जाने से बॉडी में रोकती है। इसके इसके बाद जो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस कुछ हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत, जिनको ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, जैसे इसमें जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप ब्लड समझ लीजिए। हमारा जो ब्लड है वो सबसे बड़ा प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है। इसमें WBC जो है, 3 प्रकार की कार्पल्सेस हैं ब्लड में। ब्लड का आप क्लासिफिकेशन देखेंगे 2 टाइप का है, फिर उसमें कार्पल्सेस आती हैं। कार्पल्सेस में WBC, RBC और प्लेटलेट्स हैं। तो इसमें मेन हम जो है WBC की बात करेंगे, जो प्रतिरक्षा तंत्र का सबसे मुख्य पार्ट है। WBC वाइट ब्लड कार्पल्स हैं। तो जब अगर इन सब बैरियर्स के को भिड़ने के बाद भी कोई पैथोजेंस अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, तो हमारी ब्लड में जो WBC है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और उसके खिलाफ जो है उसका प्रतिरोध करती हैं बॉडी के अंदर। तो WBC एक तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है। बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं उनके खिलाफ हमारी WBC बॉडी के अंदर वार करती हैं, लगातार उनसे लड़ती हैं। कई बार उनसे लड़ती, जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर आ जाता है तो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ने का जो कारण है वो भी यही है। आपने देखा होगा कि फीवर होने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जैसे ही कोई जर्म एंटर हुआ तो हमारी WBC जो आर्मी है वो आर्मी एक्टिवेट हो जाती है। इनकी आपसी जो भिड़ंत है उसके कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो WBC हो गई। और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम भी ब्लड का एक पार्ट है, लिम्फ जिसको कहते हैं। तो 2 टाइप की लिम्फ्स हैं, T लिम्फोसाइट सेल्स और B लिम्फोसाइट सेल्स हैं। ये दोनों प्रतिरक्षा तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। इन दोनों का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में इन दोनों का निर्माण होता है, T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स का। इनमें से जो T लिम्फोसाइट्स हैं उनका सिर्फ निर्माण बोन मैरो में होता है, और उसके बाद ये जो थाइमस ग्लैंड हमारी जो छाती वाले जो एरिया में स्थित है थाइमस ग्लैंड, उसमें वो मेच्योर होती हैं और मेच्योर होने के बाद जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म पूर्ण करती हैं। जबकि जो B लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो हमारी सिर्फ बोन मैरो में ही तैयार होती है, वहीं पे मैच्योर होती हैं और ज़रूरत पड़ने पे जो है सर्कुलेशन में आकर बाहर के जो पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ अपना काम करती है। तो जैसे HIV है, HIV का जो वायरस है वो वायरस जो है हमारी T लिम्फोसाइट सेल्स को ही डैमेज कर देता है, उनके फॉर्मेशन को और उनके मैच्योराइजेशन को जो है डैमेज कर देता है, जिसके कारण HIV वायरस जो है जिसके कारण जो है एड्स जैसी बीमारी हो जाती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे जो आगे। तो T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण सेल्स हैं, जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो सबसे महत्वपूर्ण सेल्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, बेसिडोफिल्स, ये 3 कार्पल्स सेल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो अलग अलग तरीके की, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है एसिडोफिल्स यानी कि जो एसिडिक नेचर रखती है, बेसोफिल्स यानी जो बेसिक नेचर रखती है, अल्कलाइन नेचर रखती है, और न्यूट्रोफिल्स जो कि न्यूट्रल नेचर रखती हैं। तो ये तीनों ही क्या करती हैं कि बाहर से अगर आने वाला जो जर्म है अगर वो बेसिक इन नेचर है तो एसिडिक जो सेल्स हैं वो एसिडिक सेल्स उसको डैमेज कर देती हैं। तो इस तरीके से ये सारे अलग अलग तरीके से
काम करती हैं। उसी तरीके से हमारा जो स्टमक है, स्टमक में अ, अ, हमारा जो HCl का सिक्रीशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो अगर किसी कारणवश हमारा बाहर से हमने कोई ऐसा जम्स ले लिया जो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको जो है HCl स्टमक में जाके डैमेज कर देता है। तो ये जो है इनेंट या इनहेरेंट टाइप का सिस्टम है। और दूसरा है जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम। एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम का मतलब इसमें, या इसको स्पेसिफिक टाइप भी कहते हैं। इनको आप दो नाम से इस तरीके से याद रख सकते हैं, एक है स्पेसिफिक टाइप और दूसरा है नॉन स्पेसिफिक टाइप। तो नॉन स्पेसिफिक टाइप की हमने अभी तक बात कर ली है कि जो भी जम्स आता है उसके खिलाफ बॉडी जो है, जो मोबाइल आर्मी हमारे अंदर लिम्फेटिक सिस्टम जो है, वो लिम्फेटिक सिस्टम तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। उसमें मुख्य रूप से आपको WBC देखनी है, उसमें T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 4-5 जो सेल्स हैं ये मुख्य रूप से उसमें काम करती हैं। और जो एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम ये स्पेसिफिक है पर्टिकुलर जर्म्स के लिए, पर्टिकुलर बैक्टीरियाज के लिए, पर्टिकुलर वायरस के लिए जो है ये सिस्टम तैयार होता है बॉडी के अंदर। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि कोई जैसे पोलियो पहले एक बीमारी हुआ करती थी, अब हम लगभग उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं हमारा देश। तो पोलियो जो है उसका एक स्पेशल वायरस है, पोलियो वायरस जो है, तो उसके लिए बॉडी एक अलग सा वायरस तैयार कर देती है, वो एंटीडोट तैयार कर देती है, जो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी, उसके जो आने वाला जो पदार्थ होता है फॉरिजन पार्टिकल्स, उसको हम जो है एंटीजन कहते हैं। और उसके खिलाफ जो हमारी बॉडी तैयार करती है उसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। तो बाहर से आने वाला जो एंटीजन है, उस एंटीजन के खिलाफ जो है एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी तैयार हो जाता है, और उस एंटीबॉडी के द्वारा जो है वो स्पेशल जो वायरस है उसको ख़त्म कर देता है। इसकी ये विशेषता है कि ये दूसरे किसी वायरस पे या दूसरे किसी माइक्रोब पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने वाले पे ही काम करेगा। और इनकी दूसरी खासियत ये होती है कि अगर बॉडी के अंदर ये एक बार बन गया तो उसके बाद ये दोबारा इसको कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं, ये ब्लड में लंबे समय तक रहता है और बाहर से आने वाले जो जर्म्स हैं उनके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लेता है। तो ये इम्यून सिस्टम है मोटा मोटा, वैसे तो बहुत ब्रॉड है, एक क्लास में और 10 मिनट की क्लास में हम इस पर बात नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है। मोटा मोटा मैंने आपको बताया। पहले हमको समझना है कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य सिर्फ ये नहीं कि हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर नहीं, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से जो है, और सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, हर तरीके से जो है हमें स्वस्थ होना, वो स्वास्थ्य की परिभाषा है। और इसके बाद इम्यून सिस्टम की हमने बात करी। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने हमें जो है उपहार के रूप में दिया है। वो हमारी गलतियां हैं कि हम उसकी रक्षा नहीं करते हैं, हम सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। लगातार ऐसा खान पान हमारा है, जो खान पान है, आचार विहार है, ये हम आगे भी यौगिक प्रक्रिया में इसकी बात करेंगे। तो इम्यून सिस्टम है जो हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि जो इनहेरेंट है उसमें WBC हो गया, T लिम्फोसाइट सेल्स हो गई, B लिम्फोसाइट सेल्स हो गई, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, ये मोबेबल आर्मी या लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य भाग है। इसके अलावा और जो मैंने बताया, स्किन भी जो है एक तरीके से डिफेंस सिस्टम का काम करती है। हमारी नोज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो काम करती है। सलाइवा जो हमारे माउथ में काम करता है। हमारी जो टेयर्स हैं, आंसू हैं, वो काम करती हैं। उसके अलावा हमारे गले में टॉन्सिल्स होती हैं, टॉन्सिल्स तो बाहर से आने वाली कोई भी ऐसी जो हमें जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उनके खिलाफ लगातार मैकेनिज्म करती हैं टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हो गई। हमारी GIT में निकलने वाला जो सिक्रीशंस है उसमें HCl मुख्य रूप से है। थाइमस ग्लैंड जो हमारी है, वैसे तो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपना काम करता है, लेकिन इसमें थाइमस जो ग्लैंड है हमारे हार्ट में स्थित है। तो ये थाइमस ग्लैंड जो है T लिम्फोसाइट सेल्स के मैच्योराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जो है बचपन से और मेच्योर होने तक जो है लगातार बड़ी होती जाती है, इसका साइज बड़ा होता जाता है। और जैसे जैसे जो है उम्र ढलती जाती है, ये थाइमस ग्लैंड जो है सिकुड़ने लगती है और एक समय के बाद ये समाप्त हो जाती है। तो इसी का कारण है कि बुजुर्ग लोगों का और बच्चों का जो है इम्यून सिस्टम वीक होता है, क्योंकि उनकी थाइमस ग्लैंड जो है वेल मैच्योर्ड नहीं होती है। जो हमारी एज में जो लोग हैं, अगर वो सही से उनका खान पान है तो थाइमस ग्लैंड अच्छे से काम करती है। तो ये हो गया इम्यून सिस्टम। इसमें एक्वायर्ड वाला स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ तैयार करने वाला जो है वो स्पेसिफिक है।
बाकी जो है नॉन स्पेसिफिक है, जो सब पे रेंडमली काम करता है। तो ये इम्यून सिस्टम है। अब हमारा टॉपिक ये है कि योग में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, हम योग से इम्यून सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग द्वारा, योग जो है बहुत ब्रॉड शब्द है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। अभी हम अगर शारीरिक स्तर पे किए जाने वाली बात करें, शारीरिक स्तर पे किए जाने वाली अगर हम बात करें, वैसे योग में भी 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसमें हम सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अभी छोड़ देते हैं, हम सिर्फ स्थूल शरीर की बात करते हैं। स्थूल शरीर का मतलब जो हमें दिखता है, जो हमारा सिस्टम दिख रहे हैं, उनकी हम बात करते हैं, जिसमें हमारा जितने भी 11 सिस्टम है, वो सिस्टम जो हैं वो स्थूल शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो स्थूल शरीर के अंतर्गत जितने भी इम्यून सिस्टम हमने अभी बताया, इम्यून सिस्टम के जो पार्ट हमने बताए, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जाए। तो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में जो अष्टांग योग का जो वर्णन हुआ है, उस पर अगर हम बात करें एक एक करके, वो 8 अंग जो योग के बताए गए हैं, उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इनमें सबसे पहला जो है यम है। यम भी 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अगर इनको भी हम एक एक रूप से देखें, हम अब फिर से याद करें, WHO में जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा थी, उसमें जो है मेंटल हेल्थ और आत्मिक जो स्वास्थ्य है, इनकी भी बात करिए, स्पिरिचुअल जो हेल्थ है, इन दोनों हेल्थ की बात करिए। तो मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो यम है, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अंग बताए हैं। उसमें सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। तो हिंसा करना कहीं ना कहीं हमारा मानसिक लेवल है, हमारा दिमागी एक प्रक्रिया है जो सोचता है हिंसा करने की। अगर हम हिंसा को करना छोड़ दें, तो हमारा, जब हम सोचते हैं तो सोचने से हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। अभी मैं जो है जो अष्टांग योगा, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट सिर्फ इस पर वर्णन कर रहा हूँ, उसका बहुत सारे इफेक्ट हैं। उसका जो योग में सबसे ज़्यादा उसका स्पिरिचुअल इफेक्ट की बात हुई है, लेकिन हम अभी स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। तो स्थूल शरीर में हम बात करेंगे उसके हम जो अष्टांग योग का स्थूल शरीर पे जिसका यूज किया जा सकता है, यानी कि जिसका हम थेरेपी के रूप में यूज कर सकते हैं, हम इस इफेक्ट की अभी बात करेंगे। तो जैसे हम यम की बात करें, तो यम में पहले हमने कहा अहिंसा है। अहिंसा को सबसे पहले इसलिए रखा गया कि अहिंसा एक मानसिक लेवल से होता है। हमारा जो मानसिक प्रक्रिया है, हिंसा करना हमारे दिमाग से तैयार होता है। और जब हम किसी चीज़ की हिंसा करने के लिए पहले हमें आक्रामक होना पड़ेगा। जब हम आक्रामक होते हैं तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारा जो पूरा पहले नर्वस सिस्टम वो स्टिमुलेट होता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अलग अलग हार्मोन निकाल के हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स लेवल को जो है बढ़ा देती है। और जब ये हार्मोनल लेवल बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, शरीर में बहुत सी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं या फिर बहुत कम हो जाती हैं। तो इसके कारण जो है शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला अगर हम बात करें तो अहिंसा, अगर हम हिंसा का जो मानसिकता जो है हमारी, हम हिंसा की, किसी पे गुस्सा आ जाना, किसी को मार देना, सोते हुए, कुछ लोग तो है कि जो सोते हुए भी यही सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किसी को प्रताड़ित किया जाए। तो ये हिंसा का मतलब सिर्फ वो नहीं कि जब हम किसी को किसी तलवार से या हथियार से काट देता। हिंसा 3 प्रकार से होती है। अगर हम सोचते, करना तो है ही, सोचना भी है और बोलना भी है, तो 3 प्रकार से की जाने वाली हिंसा को अगर हम रोक दें, तो उससे जो है हमारा जो हार्मोनल लेवल है वो लेवल मेंटेन रहेगा। तो अहिंसा, सत्य, सच अगर आप बोल रहे हैं तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं। अगर आपने कोई चीज़ असत्य बोल दी, झूठ बोल दिया, तो लगातार आपका द्वंद्व आपके अंदर चलते रहेंगे। वो द्वंद्व चलेंगे तो उससे भी आपका जो नर्वस सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ेगा। लगातार द्वंद्व होने से कि मैंने ऐसे बोलता दिया है, अब पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो ये जो द्वंद्व आपके अंदर, जो कॉन्फ्लिक्ट जो आपके अंदर हो जाती है, वो कॉन्फ्लिक्ट रुक जाती है। तो सत्य के कारण भी जो है आपका कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम, आपको इसको इम्यून सिस्टम से अटैच करना है। जैसे मैंने कहा कि आप अहिंसा भी करते हैं तो आपका अंदर हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है। आप झूठ बोलते हैं उसके कारण भी जो है आपके अंदर हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अगर आपने चोरी कर दी किसी की छोटी मोटी चीज़ भी कोई उठा दी, मजाक में उठा दी, तो कहीं ना कहीं जो है सामने वाला जो क्रिया आपके खिलाफ करेगा, आपको कुछ बोलेगा, सुनाएगा, तो आप भी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करोगे या खुद को जो है साबित करने का प्रयास करोगे। तो इस प्रक्रिया में भी जो है आपका नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा,
आपका हार्मोनल सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम स्टिमुलेट होगा। तो इसके कारण क्या है, आपका पूरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिगड़ रहा है। इसी तरीके से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है हमारे यहाँ पे ब्रह्मचर्य का जो हिंदू धर्म में है सबसे ज़्यादा बताया गया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप अनावश्यक जो वीर्य का स्खलन करते हैं, अगर आप उसको भी रोकते हैं तो, क्योंकि जो जितना हम खाना खाते हैं उससे उसके अपघटन से ही जो वीर्य का फॉर्मेशन होता है जो हमारे शरीर में, वो बताया जाता है कि वीर्य का अगर हमने उसको ऊर्ध्वगामी कर दिया, यानी कि अगर उसका जो वैसे उसका नेचर नीचे जाने का है, निकलने का है, स्खलन होने का है, लेकिन पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो इस वीर्य को जो है लगातार ऊपर मस्तिष्क की तरफ बढ़ाते थे योग क्रियाओं द्वारा, इसलिए वो जो है शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग हो जाते थे। तो ब्रह्मचर्य का पालन जो है शरीर में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक स्तर पर हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हो, ब्रह्मचर्य का पालन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इम्यून सिस्टम के इम्प्रूवमेंट में। इसके बाद हो गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज़ का संचय करना। जब हमारी मानसिकता हो जाती है कि बचाएं बचाएं बचाएं, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारा दिमाग लगातार रात को सो नहीं पाते, टेंशन हो जाती है कि अभी इतना है, इतना करना था। तो इसके कारण जो है हमारा मानसिक लेवल जो है लगातार स्टिमुलेट होता है, जिससे नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे हमारा हार्मोनल सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो पहला है यम, इसके 5 अंग हैं। फिर है नियम, इसके भी 5 अंग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच यानी शारीरिक सफाई। शारीरिक सफाई तो बताया गया, आप हाथ पैर सही से धोते हो, आपने गुप्तांग सही से धोते हो, तो इनके कारण जो है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मल जमा नहीं होगा शरीर पे, बाह्य स्तर पे मल जमा नहीं होगा, तो जम्स पैदा नहीं होंगे। तो शौच, संतोष। संतोष का मतलब सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन, अगर आप सेटिस्फाइड हो किसी भी चीज़ से, तो आपका जो हार्मोनल लेवल है, जो आपका नर्वस सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है मेंटेन रहेगा। तो शौच, संतोष। तप, तप का मतलब है कठिन परिश्रम से है। कठिन परिश्रम से मतलब है कि जो विद्यार्थी हो पढ़ाई करें, जो डॉक्टर्स हैं वो अपना काम करें, जो टीचर्स अपना काम करें, हर आदमी अपना अपना काम अगर सही तरीके से करता है तो उसका मानसिक लेवल, उसको सही तरीके से थकान लगती है, सही तरीके से ऊर्जा का इन्वेस्टमेंट होता है, सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट टूटता है, प्रोटीन टूटता है, तो उसके कारण जो है अनावश्यक चीज़ें शरीर के अंदर जमा नहीं होती हैं। तो तप का मतलब इससे है। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों जो है आध्यात्मिक लेवल के, जो जिसकी बात कर रहे हैं हम आध्यात्मिक। स्वाध्याय का मतलब है अच्छे ग्रंथों का अगर अध्ययन करेंगे तो आपका मानसिक लेवल उसी टाइप का होगा। और ईश्वर प्रणिधान, अगर ईश्वर पे आपको विश्वास है, जिस पे ईश्वर बात करते हैं कि आप सिर्फ, आपका जो अधिकार है सिर्फ कर्म पे है, कर्म फल मेरे हाथ में है। तो हर व्यक्ति अगर इस तरीके से अपना काम, सिर्फ अपना काम काम समझ के करे और फलों की चिंता ना करे कि पता नहीं इसके बाद कुछ होगा नहीं होगा, तो जो मानसिक बीमारियां हैं वो बीमारियां ख़त्म होंगी। और जैसे जैसे मानसिक स्तर आपका डेवलप होता जाएगा तो शरीर आपका जो है डेवलप होता जाएगा। तो ये दो जो जो अष्टांग योग के जो 2 पहले पार्ट हैं वो हैं यम और नियम। इनको आप जो है साइको एथिक्स ट्रीटमेंट में समझ सकते हैं, यानी कि आपके जो मोरल है, आपका जो मोरल है, आपकी जो नैतिकता है समाज के अंदर, अगर वो नैतिकता भी भंग हो जाती है तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट आती है, जिसको नैतिक स्वास्थ्य कहते हैं। और ये जो है धीरे धीरे काम करता है। पहले आपका नैतिक स्वास्थ्य बिगड़ा, यानी समाज, नैतिक का मतलब आपका जो समाज में जो आपका जो लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, उससे धीरे धीरे आपके मानसिक स्तर पे काम करता है और धीरे धीरे आपके शारीरिक स्तर पे किसी बीमारी के रूप में उत्पन्न होने लगता है। तो 2 पहले पार्ट ये हो गए यम और नियम। इसके बाद हम बात करते हैं आसन और प्राणायाम की। तो आसन और प्राणायाम जो है ये शारीरिक स्तर पे होने वाले 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं और इनका जो है आज बहुत प्रचलन भी है, लोग करते भी हैं। तो स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि ने जो है आसन की जो परिभाषा दी है, उन्होंने कहा है कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि वह स्थिति जिसमें आप सुख का अनुभव करते हैं वो स्थिति आसन की स्थिति है। और महर्षि गेरंड कहते हैं कि आसनेन भवे दृढ़म, आसन जिससे आपको दृढ़ता की प्राप्ति होती है। कौन सी दृढ़ता? शारीरिक और मानसिक दृढ़ता। आसन वो है जो एक ऐसी स्थिति को तैयार करते हैं जो क्या करते हैं, आपके
आप जिस स्थिति में उसमें सुख का अनुभव करें, और दूसरा आपका शारीरिक और मानसिक जो दृढ़ता है उसको उत्पन्न करने के लिए आसनास का प्रयोग किया जाता है। डार्विन एक बायोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी कहा है अपनी एक थ्योरी में, डार्विन थ्योरी नाम से उसको, उन्होंने भी ये कहा है कि जीव जिस शरीर के जिस अंग का प्रयोग नहीं करता है, धीरे धीरे उसका वो अंग जो है डैमेज होने लगता है, और अगली कई पीढ़ियों के बाद जो है वो अंग खराब हो जाता है। तो इस थ्योरी को अगर हम यहाँ पर लाएं, आज का जो हमारा दिनचर्या है उसमें हमने मानसिक प्रक्रिया को भले ही बढ़ाया है, लेकिन हमारी शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। शरीर का काम हम करते नहीं हैं, तो जिन जिन अंगों का प्रयोग हमने कम कर दिया है, धीरे धीरे वो अंग जो है शरीर में न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। डायबिटीज़ आज मुख्य प्रॉब्लम हो गई है। उसका कारण मेन ये है कि हमने शरीर का चलना फिरना मुख्य जो काम थे वो कम कर दिए हैं। कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का काम शरीर को एनर्जी देना है, एनर्जी के लायक हम काम कर नहीं रहे, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ब्लड जमा होता जा रहा है। हमारी जो पैंक्रियाज है जो इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम हिलडुल ही नहीं रहे हैं, हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अब जब काम नहीं कर रहे हैं तो पैंक्रियाज इंसुलिन निकालेगी नहीं, इंसुलिन निकालेगी नहीं, तो हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो है वो जो पैंक्रियाज है उसकी जो बीटा सेल्स हैं वो क्या हो रही है, डैमेज होती जा रही है। तो ये तो एक एग्जांपल था। शरीर के बहुत से अंग हैं जिनका हमने जो है काम न करने के कारण उनको न्यूट्रल कर दिया है, और अचानक अगर कभी हम काम कर लेते हैं किसी कारणवश, तो उसके कारण जो है हमारे शरीर में बहुत जो पैनिक शरीर हो जाता है बॉडी हमारी। तो इसलिए जो है आसन को मैंने आपको बताया, आसन एक ऐसी स्थिति है जो हमें सुख का अनुभव कराती है। क्योंकि एक धारणा जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने शरीर को खींचतान करना, उसको आसन कहते हैं, वो ठीक है। आप धीरे धीरे जो प्रक्रिया है, सतत होने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप रखें, लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती ना करें, लेकिन प्रक्रिया को सतत रखें। सतत की जो प्रक्रिया है वो आसन की प्रक्रिया है, और आपको उसमें सुखद अनुभव होने चाहिए। जब आप सुखद अनुभव करेंगे और शरीर का लगातार शरीर के एक एक अंग का प्रयोग करेंगे, जो आसनों के माध्यम से अलग अलग आसन है, हम अभी आसन पर्टिकुलर आसन की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सारे आसन जो हैं वो आपके काम करते हैं। अब अगर हम किसी एक आसन की बात कर भी दें, तो उस आसन में भी जैसे कि हम कोई सा भी एक आसन ऐसे करते हैं जो फॉरवर्डिंग है, जिसमें हम आगे की तरफ झुकते हैं, तो उस झुकने वाले आसन में आप देखोगे कोई सा भी पश्चिमोत्तान आसन हम कर लेते हैं, तो पश्चिमोत्तान आसन में जब हम आगे की तरफ पूरा झुकते हैं, तो झुकने से क्या होता है, हमारा जो आप उन अंगों पे आप देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो थाइस की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, हमारी जो स्पाइन है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, और जो हमारा पेट वाला जो एरिया है, स्टमक वाला, तो वो एरिया जो है पूरा सिकुड़ जाता है। तो इसके कारण आप देखिए क्या क्या फायदे होंगे। जो जो अंग, जो इंटरनल ऑर्गन्स वहाँ पर हैं, वो सारे अंग जो है क्या होंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे और अपना अपना फंक्शन सही करने लग जाएंगे। जैसे हमारी थाइस की जो मसल्स हैं, तो हम अगर इनका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं कंप्यूटर पे दिन भर काम कर रहे हैं, तो वो मसल्स क्या हो जाती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, लिपिड्स जमा होने लगता है, फैट जमा होने लगता है, और इसके कारण जो है कई बार हमें पेन होने लगता है, स्पाइन में पेन होने लगता है, सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है उसके कारण है। तो जब हम ये करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होने लगती है, हमारी जो मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी इससे बढ़ने लगती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा हमारा पेट दबता, तो पेट के अंदर यानी कि जितने भी ऑर्गन है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन एरिया यहीं पर है, स्टमक हो गया हमारा, लीवर हो गया हमारा, इंटेस्टाइन हो गई हमारी, पैंक्रियाज हो गया, तो ये जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन बॉडी के अंदर हैं, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे आगे झुकने से ये क्या दब जाती हैं, और जब हम फिर वापस छोड़ते हैं तो ये खुल जाती हैं। तो इसके कारण कहीं ना कहीं में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। तो अलग अलग आसन, जो मतलब पर्टिकुलर आसन आप ले लीजिए, जिस आसन के कारण आपकी बॉडी, जिस आसन के कारण आपके शरीर का जो अंग इफेक्टेड हो रहा है, तो उस आसन से वो होगा। तो इस तरीके से ये आसन हो गया। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब है प्राणों का आयाम करना। प्राणों का आयाम, प्राण शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ, ऑक्सीजन के लिए हुआ है, हमारे शरीर में जो बाहर से जो गैसेस हम लेते हैं उनके लिए हुआ है। तो प्राणों का आयाम करना जो है प्राणायाम है। तो प्राणायाम का मतलब आजकल कई बार क्या, एक तो स्मोकिंग वगैरह जो है, खान पान लोगों ने जो ले लिया है उसके कारण समस्या है। दूसरा, हमने जो फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, उसके कारण हमारा जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से जो है, जितनी एयर कैपेबिलिटी उनकी है, एयर लेने की, गेन करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी उनकी डैमेज हो गई है। तो उसके कारण भी जो है मेन समस्या हो गई है। तो प्राणायाम करने से क्या करते हैं हम, कि जो हमारे लंग्स फूलते हैं और फिर उनको छोड़ते हैं, तो उसके कारण एक तो जो लंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरा क्या है,
कि हम प्योर ऑक्सीजन को मैक्सिमम अमाउंट में इनहेल कर लेते हैं, जो हमारी अलग अलग सेल्स में जाके, पूरी सेल्स में जाके क्या करते हैं, वहाँ पर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको करती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के बाद जो एक्सेस बच जाते हैं, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बच जाता है, जो पॉइजनस जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करता है कि हम जब एक्सहेल करते हैं, डीप एक्सहेल करते हैं, तो डीप एक्सहेल से जो हमारे अंदर जो पॉइजनस गैसेस हैं वो गैसेस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये प्राणायाम है। प्राणायाम के कारण हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डायरेक्टली इफेक्टेड है, लेकिन उसके अलावा अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही पूरा शरीर हमारा चल रहा है, तो पूरा शरीर जो है स्टिमुलेट होता है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब नॉन अटैचमेंट से है। ये फिर अब आध्यात्मिक लेवल की बातें हो जाती हैं। तो नॉन अटैचमेंट का मतलब है कि जितना हम भौतिक चीज़ों से अटैच्ड कम रखें, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ दें, जितनी हमारी चाहतें कम होंगी उतना हमारा जो है शरीर बैलेंस होगा, हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो है बैलेंस होगा। तो उस बैलेंसिंग स्थिति के कारण क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 चीज़ें हैं। धारणा का मतलब है किसी चीज़ को धारण करने से है। धारण करने से मतलब होता है कि हमने जिस चीज़ को सोच लिया है, पहले अगर हम ईश्वर की बात करें, पहले उसको हम धारण करेंगे। धारण करने के बाद उसमें ध्यान लगाएंगे, और जब हम लगातार ध्यान लगाते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर हमारे समस्त प्रकार के दुखों का निरोध हो जाएगा। तो वो स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, समाधि की स्थिति हो जाएगी। या अगर हम स्वास्थ्य के भी, पहले हमें धारण करना पड़ेगा, पहले हमें मानसिक रूप से इस चीज़ को धारण करना पड़ेगा कि हम स्वस्थ हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम है। जब हम सोचना शुरू कर देते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हम अच्छे हैं, हम अच्छा खान पान लेते हैं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसके कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो, तो उससे भी जो है साइकोलॉजिकल तरीके से हमारे अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होने लगता है। तो इस तरीके से ये अष्टांग योग काम करता है। इसके अलावा जो है सप्तांग योग महर्षि घेरंडर ने दिया है, तो उसमें बाकी तो सब यही है। उसमें विशेष जो मुद्रा और बंध हैं उनकी हम बात करते हैं। मुद्रा और बंध, मुद्रा का मतलब होता है जो विशेष प्रकार की शारीरिक भंगिमा। शारीरिक भंगिमा में सपोज हमने ये जो इस तरीके से दोनों उंगलियों को मिलाया, इनको मिलाया, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया हमने करी, तो ये सारी जो प्रक्रियाएं, ये मुद्रा की प्रक्रियाएं, अलग अलग मुद्राएं, बहुत सारी मुद्राएं हैं। तो खिचड़ी मुद्रा है और बहुत सी मुद्राएं हैं। तो इन मुद्राओं को अगर मैं बात करूं, हमने यही मुद्रा भी हमने की। तो एक्यूप्रेशर पहले एक प्रक्रिया चलती थी। उस एक्यूप्रेशर में यही होता था कि हमारे जो शरीर है, ये हथेलियाँ हैं, इनमें अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग सेंटर हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को जो है रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो जब भी हम इस तरीके की प्रक्रिया, इस तरीके का कहीं से भी अपनी शारीरिक चीज़ों को करते हैं, प्रणाम करने का है, ये करने का है, तो इसके कारण हमारे जो पॉइंट है वो पॉइंट दबते हैं। उसके कारण हमारा जो है पूरा बॉडी का जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो ये मुद्राएं थी। इसी तरीके से बंद हैं। बंद का 4 प्रकार के बंद हैं। तो उसमें अगर हम महाबंद की बात करें तो उसमें जो है हम गले में भी बंद लगा देते हैं, पेट में बंद लगाते हैं, रेक्टस पे बंद लगा देते हैं। तो इन तीनों बंदों के लगने से जो है कुछ देर के लिए हमारा पूरा सिस्टम रुक जाता है। जैसे हम इनको खोलते हैं तो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम जो है तेज हो जाता है। और जैसे ही सर्कुलेशन सिस्टम तेज होगा तो उसके अंदर जितने भी कार्पल्स हैं, चाहे वो WBC हैं, चाहे RBC हैं, चाहे प्लेटलेट्स हैं, उनका वो रिफ्रेश होती हैं। रिफ्रेश होने से जो है डिफेंस मैकेनिज्म में जो है अपना योगदान देती हैं। तो इस तरीके से जो है योग बहुत महत्वपूर्ण, योग का जो अष्टांग योग, सप्तांग योग और जो भी योगिक प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं अपना। इसके अलावा खान पान है, आचार विहार है। आपका आचार का मतलब आपका जो किसी के साथ, आचार विहार का मतलब आपका जो सोशल दायरा है उसमें आप किस तरीके से रहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। आपका जो आहार है, आहार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आजकल हमारा आहार बिगड़ने के कारण जो है इम्यून सिस्टम, आप देख लेना, कोरोना पूरे विश्व में एक महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप देखना कि मौतें वहाँ पर ज़्यादा हुई हैं जहाँ के लोगों का खान पान अजीब सा है। जो लोग जो है फास्ट फूड पे डिपेंडेंट लोग हैं, उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट इसका हो रहा है। यानी कि वायरस तो किसी में भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो ये है कि अच्छा आहार और अच्छा विहार रखें। कहीं ना कहीं इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आहार से ही हमारा शरीर पुष्ट होता है। अच्छा आहार लेंगे तो शरीर अच्छे तरीके से पुष्ट होगा। फास्ट फूड लेंगे तो वो तो सिर्फ पेट भरने की एक चीज़ है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो हमारे बॉडी में अच्छा इफेक्ट दिखाए। तो आहार विहार है, अष्टांग योग है और सप्तांग योग हैं, और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो इसमें काम करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है सब लोग
अपना जो भी आसन और प्राणायाम भी आप लोग अगर करते हैं तो उसको अपने डिजीज़ के हिसाब से किसी थेरेपिस्ट से मिलके, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी लाइफस्टाइल जो डिजीज़ हैं योग द्वारा ठीक हो सकती हैं। कोरोना महामारी में हम अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, अपना अच्छा आहार, अच्छा विहार रखें, तो काफ़ी हद तक जो है इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगा। बाकी जो थेरेपीज़ हैं उनका भी आप लोग सहारा लें, सिस्टम का सहारा लें, लोगों का सहारा लें, और प्रिकॉशन इसमें विशेष रूप से रखें। और बाकी जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है आप अपने शरीर का साथ दीजिए, आप अपनी आत्मा का साथ दीजिए, आप अपने मन का साथ दीजिए, तो ये तीनों चीज़ें आपका साथ देना शुरू कर देंगे और एक बहुत साम्य स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी, जो पूर्ण स्वास्थ्य जो है देगी। सुश्रुत जो हुए थे हमारे, तो सुश्रुत संहिता में उन्होंने भी कहा कि जो अगर आपका जो इंद्रियां हैं, आपके शरीर के जो मल हैं, आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ, 3 प्रकार के मल हैं, इन तीनों की साम्य अवस्था, आपकी जो पंच इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, इनकी प्रसन्न अवस्था, आपके आत्मा की जो प्रसन्न अवस्था है, ये सारी अवस्थाएं जब एक साम्य रूप धारण कर लेती हैं तो उसके बाद व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो सिर्फ शारीरिक स्थिति ही स्वस्थ होने की स्थिति नहीं है, आपको अपने मानसिक स्तर से भी आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। आपको अपने आध्यात्मिक स्तर से, आपको अपने नैतिक स्तर से, सामाजिक स्तर से अगर आप स्वस्थ होते हैं तो ये सारा मिलके जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग रूप दे देती हैं। तो इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।